अब जो सबसे जो अहम मामला जो हो चुके हैं वो है उनकी विरासत को लेके। इस्मा बेगम भी मंजर आम पे आई और अब उनका ये मुतालबा है कि मकूला और गैर मकूला जायदाद है उसमें से उनका हिस्सा दिया जाए। को तलाक हो चुकी हुई है, अगर तलाक मौसर हो चुकी हुई है और काफ़ी अर्सा गुजर चुका हुआ है तो अब उसका हक विरासत में नहीं है। लड़के को बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा। जो प्रॉपर्टी तारिक टैडी साहब के फौतगी वाले दिन तक उनके नाम रजिस्टर थी, इंतकाल थी, उसमें विरासत का उनका हक है। जितनी भी रकम है उसे 4 पे डिवाइड किए जाएंगे। हाफ चली जाएगी बेटे को, बाकी हाफ आधी बहनों। नहीं, वो 30 लाख में बच्चियों का मैं बात कर रहा था। बच्चियों का अब ये जो सोनू हैं, बड़े भाई हैं, इन्हें देखना पड़ेगा, लाजमी उनका हक बनता है बच्चियों को। जो गवर्नमेंट ने तो बच्चों की कफालत के लिए दिया है ना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, तारटडी साहब को हमसे पिछले एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अब जो सबसे जो अहम मामला जो हो चुके हैं वो है उनकी विरासत को लेके। उनके जाने के बाद उनकी दूसरी बीवी इस्मा बेगम भी मंजर आम पे आई और अब उनका ये मुतालबा है कि जी टैडी साहब के जाने के बाद उनकी जितनी भी मकूला और गैर मकूला जायदाद है उसमें से उनका हिस्सा दिया जाए। तो हमारे साथ मौजूद है इस समय इमरान जवेद कुरैशी साहब। इनसे पूछेंगे कि इस्मा बेगम का उस जायदाद में कितना हक है, सोनू जुनैद तारिक जो उनका बेटा है उसका कितना हक है, और जो उनकी 2 बेटियां सफ़ा और मरवा हैं उनका उस जायदाद में कितना हक है। ये तमाम जो कानूनी जितनी भी जो मालूमात है इस लिहाज से, शरह के लिहाज से, वो हम इमरान साहब से पूछेंगे और हमें बताएंगे कि इनकी जो विरासत में कौन कौन जो है हिस्सेदार है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान साहब, आपने देखी होगी न्यूज़ के टैडी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। जी अल्लाह हमने ताला पूरी माफ़ कवरेज की फरमाए। उनकी। तो सर हमारा बस यहाँ पे आपसे ही आने का ये मकसद है कि अब जो अहम मुद्दा जो उठाया जा रहा है वो टैडी साहब की जायदाद से रिलेटेड उठाया जा रहा है। उनकी जो दूसरी बीवी है जिनसे उनके 10 साल हो गए हैं, तलाक हो चुकी है, उसमें से उनकी 2 बेटियां हैं सफ़ा और मरवा। तो आप अब ये बताएं कि इस पूरी उनकी जायदाद में कौन-कौन हिस्सेदार है? जी, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। सबसे पहले तो अल्लाह ताला तारिक टैडी साहब की माग़फ़िरत फरमाए आमीन और सुम्मा उनके आमीन। बच्चों को सब्र जमील दे, उनके बुरसा को सब्र जमील दे। तो इसमें मैं जनरली आपको बताऊँगा, जो विरासत का कानून है, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के तहत तमाम कवानीन लागू है। जो शरिया के मुताबिक विरासत का कानून है, ये हूबहू जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी रूह के मुताबिक ये लागू है और इसको इम्प्लीमेंट सिविल कोड ने करना होता है। तो उसके तहत हमारी जो मुहम्मदन लॉ है वो ही चल रहा है। इसमें ये वुरसा के दर्जे लिखे हुए हैं, ज़वीउल फ़राइज़, उसबात, ज़वीउल अरहाम। 3 दर्जे हैं। सबसे पहले ज़वीउल फ़राइज़, ज़वीउल अरहाम और फिर उसबात। कि एक मरने वाले शख्स के जो वारिस हैं उनमें मरने वाले की जायदाद इस कानून के तहत तकसीम की जाएगी। लड़के को बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा, वालिदैन को 1/6 और बीवी को 1/8। अगर औलाद नहीं है तो फिर वो 1/4 हो जाएगी। इसी तरह खामद की और इसी तरह बीवी की आपस में विरासत का ये कानून है। अब जो तारिक टैडी साहब का इशू है, उनकी 2 बीवियाँ थी। एक बीवी को तलाक हो चुकी हुई है, अगर तलाक मौसर हो चुकी हुई है और काफ़ी अर्सा गुजर चुका हुआ है तो अब उसका हक विरासत में नहीं है। जो उनकी औलाद है, चाहे वो पहली बीवी से चाहे दूसरी बीवी से, उनका उसी फार्मूले के तहत हक है। 2/3 और 1/3 का फार्मूला लगता है औलाद के ऊपर। बेटे के 2 हिस्से, बेटी का 1 हिस्सा। यानी कि जो उनकी इस्मा बेगम है जिनसे तलाक हो चुका, उनका इसमें कोई जो है उनकी अमल दखल नहीं है। विरासत की हकदार नहीं है, क्योंकि जो तलाक हो गई और तलाक मौसर हो गई तो अब वो तो नहीं। हाँ, बेटियों का उनका हक है और बेटे जैसे वो भी बालिग है और बेटियां अगर छोटी हैं तो उनकी गार्डियनशिप माँ ले सकती है या भाई ले सकता है। तो गार्डियन के लिए एक लहदा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सिविल कोर्ट से और उस गार्डियनशिप में ये मांगा जाता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी के लिए ज़ात व जायदाद का लफ्ज़ बोला जाता है कि उन बच्चियों की ज़ात व जायदाद दोनों के लिए आप देखभाली का ख्याल लेना चाहती हैं। तो उसमें फिर ये डिसाइड करती है सिविल कोर्ट कि आया उस जायदाद में उनका कितना हिस्सा बनता है और उसकी देखभाल के लिए उन्हें गार्डियनशिप दी जी जाती इमरान साहब, मकूला और गैर मकूला ये 2 किस्म की जायदाद कौन-कौन सी होती है। हैं? ये देखें, इसमें डिवाइड किया गया है प्रॉपर्टी को कि जैसे आपका बैंक बैलेंस है, कैश है, रकम है, सोना है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी आ जाती है मूवेबल प्रॉपर्टी में। से कहते हैं मंकूला जायदाद। और गैर मंकूला जायदाद में आपका आ जाती है कोठी, मकान, घर, कुआं, ट्यूबवेल जो अटैच विद अर्थ, वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब इन दोनों के लिए कानून जो सा है हमारे सिविल कोड चल रहा है, इसी शरिया लॉ के ऊपर बेस है।
अगर आपने कैश बैंक बैलेंस के लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जाननशीनी सर्टिफिकेट लेना है, सिविल कोर्ट ही उसको अख्तियार दिया है। और अगर आपने प्रॉपर्टी मकान उसका बैंक है, कोई कोठी है, मकान है, तो उसके लिए आप सूट फॉर डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, वो भी सिविल कोर्ट का अच्छा जी, अख्तियार है। इमरान साहब, हम लोग या जो भी उनकी बेटियाँ सफ़ा, मरवा हैं, वो कैसे वो पता कर सकती है कि उनके वालिद कौन-कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं? जी, ये एक बड़ा अहम सवाल है, ये उनके लिए नहीं है, ये हमारे इस वक़्त का अहम फिनोमेना है कि एक्सक्यूज़ मी, एक शख़्स जब फ़ौत होता है तो उसको पता ही नहीं होता कि उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके वारसान को नहीं पता चलता। या जैसे अब ख़ावंद फ़ौत हुआ है तो उसकी जो बीवी है, उसको वो नहीं बताया जाता कि जी ज़री ज़मीनें हैं, क्या कुछ है। तो इसके ऊपर शहरों में तो ये हो गया कि सीएनएसी के ऊपर उसकी कार रजिस्टर होती है, उसकी प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, तो शनाख्ती कार्ड से नादरा से पता तो चल सकता है। मगर ये अपने इतना मज़बूत सिस्टम नहीं हुआ, तो इसलिए ये वो चीज़ें हैं जो हक़ाइक़ सामने आ गए, उसके ऊपर तो वो क्लेम कर सकते हैं, जिस पे ना सामने आए तो वो ख़ामोश ही रहते हैं। अच्छा, यानी कि इमरान साहब, जो फ़िलवक़्त बज़ाहिर प्रॉपर्टी हमें भी उनकी नज़र आ रही है, जो घर और हुँ, गाड़ी, जो बाकी चीज़ें हैं, जी। यानी इन पे वो जो है उनकी जो बेटियाँ हक़ रखती हैं। जी, बिल्कुल, उनका हक़ है क्योंकि जो प्रॉपर्टी तारिक टैडी साहब के फ़ौतगी वाले दिन तक उनके नाम रजिस्टर थी, इंतकाल थी, उसमें विरासत का उनका हक़ है। जैसे ये बज़ाहिर अल्लामा इकबाल टोन कोठी नज़र आ रही है और इस तरह कोई और गाड़ी है, ये चीज़ें नज़र है। अगर वो इंतकाल किसी और के नाम हो चुकी हुई हैं या सोनू के नाम हो चुकी हुई हैं, तो फिर उसमें बहनें हक़ नहीं रखेंगी क्योंकि वो तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इंतकाल करवा लिया। अच्छा, अगर फ़ोर्स वो जो गाड़ी है, वो भी तारिक साहब के अपने नाम पे थी, जो घर है, वो भी तारिक साहब के अपने नाम पे था, तो फिर तो इसमें वो विरासत का हक़ हक़ होगा। बनता है? जी, फिर हक़ होगा। अगर वो उनके नाम नहीं थी तारिक साहब के नाम, वो किसी और के नाम है या बेटे के नाम है या भाई के नाम है, तो फिर उस पे हक़ नहीं होगा, उस पे उनका टोटल हक़। नहीं अच्छा, होगा। अगर उनकी वफ़ात के बाद उसमें कोई छेड़खानी की गई, तो बाकायदा फिर कानूनी कसूरवार है? वो एक ऑफ़ेंस है। आप वो देखें जिस डेट को उनकी डेथ हुई है, उनका डेथ सर्टिफ़िकेट रजिस्टर हुआ है, उसके बाद जो भी कोई ट्रांज़ैक्शन होगी, कोई इवन के एटीएम से भी रकम निकली होगी या वो क्या कहते हैं कोई गाड़ी रजिस्टर हुई होगी या मकान में कुछ इंतकाल हुआ होगा, तो वो सारा इल्लीगल होगा, वो सारा रिवर्स हो जाएगा, वो कैंसल हो जाएगा। अच्छा, इमरान साहब, यहाँ पे एक चीज़ ये भी आ रही है कि सुनने में आ रहा है टैरी साहब के जितने भी जो फाइनेंशियल्स जो थे उनके अकाउंट्स, वो सोनू ही चलाता था। क्या कोई ऐसा भी कोई कानून है कि सोनू के अकाउंट्स जो चला रहा है उसकी पड़ताल की जाए कि इसमें इतना पैसा कहाँ से आया, किस लिंक के थ्रू आ रहा है और बाद में उसको वहाँ पे फ्रीज़ करके बच्चियों को हिस्सा दिया जाए? नहीं, अब ये नहीं है, वो कुछ देखें कि नहीं है? बालिग हैं, वो अडल्ट हैं। अगर वो 18 साल से छोटे होते, तो फिर अगर वालिद की तरफ से या किसी और चाचा की तरफ से किस तरह वो हो रहा होता, तो फिर आप कर सकते थे। अब आप हैं या मैं हूँ, वी आर द इंडिपेंडेंट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। हमारी प्रॉपर्टी में कोई बेजा दखल नहीं कर सकता, हम अपनी ज़िंदगी में जिसे चाहे मर्ज़ी दें। अच्छा दूसरा एक जी। सवाल ये एक बार आपसे लिंक करूँगा, वो ये है कि आया वो रिटर्न जमा करा रहे थे? तारिक टैडी साहब, अगर वो हर साल टैक्स दे रहे थे क्योंकि उन्हें जो अमाउंट मिलती होगी या फ़ी मिलती होगी, उस पे तो टैक्स कटता है। उनके एफबीआर की रिटर्न में पता चल जाएगा कि उनकी कितनी प्रॉपर्टियाँ थी, कितना गोल्ड था, कितना, क्योंकि उसमें सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो कोर्ट चाहे तो वो मंगवा सकती है, आम शख्स नहीं निकलवा जो सकते। उनके लिंक रिलेशन, ब्लड रिलेशन है, हाँ उसको जी, वो वो देख सकते हैं कि उनकी क्या-क्या प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी एफबीआर में डिक्लेयर की हुई है। अच्छा, जो उनका ज़ाती घर था, जहाँ पे उनकी डेथ हुई है, वो घर अगर फ़ोटो किसी थर्ड पार्टी के नाम भी हो या डैडी साहब के अपने नाम पे हो या बेटे के नाम पे भी हो, तो क्या उसमें उनकी बेटियों का हिस्सा बन सकता है? अगर विरासत के थ्रू या विरासत के थ्रू वही चीज़ है, आप विरासत का असूल आपके वसातत से मैं तमाम नाज़रीन को ये कहूँगा, विरासत का असूल ये समझिए कि एक शख्स जो फ़ौत हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके नाम जो प्रॉपर्टी थी, उसके भाई की थी, उसके बेटे की थी, उसके किसी और दोस्त, वो नहीं। जो उस मरने तारिक टैडी साहब जिस दिन फ़ौत हुए हैं, उस दिन उनके बैंक अकाउंट जो उनके नाम था, कितनी रकम थी, वो विरासत हो गई। उनकी कौन-सी कोठी, कौन-सा घर उनके नाम था, वो विरासत हो गई और बाकी किसी चीज़ अच्छा, पे अगर नहीं। उनका घर इस वक़्त मौजूदा घर की मालियत अंदाज़ा लगाते हैं 2 करोड़ रुपए है, जी। उनकी गाड़ी की मालियत 40 लाख रुपए है, 2 करोड़ 40 लाख रुपए है, तो इसमें से अगर हम पैसों का हिसाब लगाएँ तो कितने पैसे उनकी बेटियों को मिलेंगे? देखिए जी, 2 बेटियाँ हैं सफ़ा मरवा और जी। एक वो सोनू जुनैद साहब, क्या नाम है उनका जी, पूरा? जुनैद तारिक। जुनैद तारिक साहब। ये 3 बहन-भाई हो गए, जी, जी। 2 हिस्से भाई के और एक-एक उसके, टोटल 4 हिस्से। अब जितनी भी रकम है उसे 4 पे डिवाइड कर दीजिए। 4 पे डिवाइड किए जाएँगे, हाफ़ चली जाएगी बेटे को और बाकी हाफ़ आधी-आधी बहनों को यानी कि चलेगी। अगर टोटल इस टाइम 2.5 करोड़ की मालियत है जो बज़ाखिरी है, उसमें से 1 करोड़ 25 लाख बेटियों का हक है और हाँ, 1 करोड़ 25 लाख सोनू का हक है, सोनू ऐसे ही है सर? का एग्ज़ैक्टली राइट कहा आपने। यानी ऐसे 2 ये पार्शन में डिवाइड विरासत हो का जाए। जी बिल्कुल है। ये विरासत का ये कानून है। जी। अगर और सबसे अहम बात उनकी जो बेटियाँ हैं,
अभी तो वो अडल्ट नहीं है, 18 ईयर्स से बिलो उनकी एज है, तो क्या सिस्टम है? अगर कोई ऐसा हिस्सा निकल देवे तो क्या उनके नाम मुंतकिल होगा? या कोई ऐसा अकाउंट बना के फ्रीज़ कर दी जाएगी अमाउंट को, जब वो 18 साल की होंगी तब वो पैसे लेंगे? देखें, इसमें लॉ बहुत क्लियर है हमारे मुल्क का। सिविल कोर्ट और ये शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट सिविल कोर्ट करती है। उसमें जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, हुँ, उसमें उनका जो रकम है वो फ्रीज़ हो जाएगी। उसमें जो बच्चियाँ 18 साल से छोटी हैं, हुँ। उनकी गार्डियनशिप अप्लाई होगी। गार्डियनशिप भाई भी अप्लाई कर सकता है, माँ भी अप्लाई कर सकती है, दोनों करेंगे। अब कोर्ट इसमें डिसाइड करेगी कि वालदा को गार्डियनशिप करना है कि उसे गार्डियनशिप करना है, और उस पे उन्होंने लिख के देना है कि हर महीने इन्होंने कितना खर्चा करना है। ठीक हो गया। बच्चियों का कितना खर्चा हेल्थ का है, सेहत का है, एजुकेशन का है, कोई और जो कोई पढ़ाई-लिखाई कर रही हैं, कोई कोर्सेज़ कर रही हैं, कुछ भी वो जो दर्स निज़ामी जो भी सीख रही हैं, तो वो हर महीने उस अकाउंट से उन्हें पैसे लेने की इजाज़त होगी, और उसका हिसाब वो कोर्ट में गार्डियन जो होगा, वो देना वो पड़ेगा जमा उसको। करवाता रहेगा 18 साल तक। और इसमें भी ये होता है कि अगर 18 साल की हो जाएँ, तो 21 साल तक ये प्रोसेस चल सकता है, जब तक उनकी शादियाँ ना हो लड़कियों की। और इसके साथ-साथ जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, हुँ। उसके ऊपर लग जाएगा स्टे, कि जब तक ये बच्चियाँ बड़ी नहीं होती, ये मकान तो बिक नहीं इनको फिर सकता। फ़िल-फ़ोड़ क्या कदम उठाना चाहिए? उनकी जो वालदा है, जो उनकी बेटियाँ 2 हैं, उनकी तो गार्डियन फ़िलहाल उनकी वालदा यस्मा बेगम है। उनको फ़िल-फ़ोड़ क्या कदम उठाएँ फिर वो? देखिए जी, इसमें मैं कहूँगा कि अभी 1 हफ़्ता हुआ है, ये हर फैमिली का अपना प्रेरोगेटिव होता है कि जो उसके ख़ानदान के बड़े हैं, वो हुँ, मसालत करें। अदालतों में, कचहरियों में मैं एक वकील हूँ, मगर ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में मीडिएशन की तरफ जाना चाहिए। हुँ। ये जितनी लिटिगेशन बढ़ गई है, अगर इसमें से 60% ये रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, 60% झूठी लिटिगेशन होती है, एक-दूसरे की ज़िदबाज़ी होती है। फैमिली के बड़े बैठें, हुँ। वो आपस में उनका डिसाइड कराएँ। बच्चे हैं, तारिक साहब की रूह के साले-सवाब के लिए मिल बैठ के तय कर लेंगे। सारी चीज़ें इधर रह जाएँगी, तारिक साहब भी चले ठीक गए, है। तो ये भी इधर रह जी, जाएँगे। इमरान साहब सबसे अहम सवाल ये है अगर उनके सर पे कोई वाजबात थे टैडी साहब के सर पे, क्योंकि सुनने में आया था काफ़ी एक्सपेंस उनकी बीमारी पे लग रहा था। तो क्या वो वाजबात भी दोनों पार्टियों के ज़िम्मे होंगे? ये बहुत अच्छा भट्ट साहब आपने सवाल किया, ये हमें सबसे पहले ही करना चाहिए था। विरासत का असूल ये है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब कोई एक शख्स फ़ौत होता है, तो उस फ़ौत होने वाले के ऊपर सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी कितनी जायदाद है हुँ। और इसके ऊपर कर्ज़ कितना है। इवन कि अगर उस वक़्त तलवारें भी होती थी, तो वो भी, और या उनका ज़र्रा होता था जिससे वो वक़्त लड़ते थे, तो वो भी कहते थे कि बेचकर सबसे पहले इसका जो ना कर्ज़ उतारा जाए, फिर उसके कफ़न-दफ़न का मामला किया जाए। 2 चीज़ें। तीसरी, फिर उसकी अगर वसीयत है, तो उसे देखा जाए कि वसीयत किस हद तक लीगल है या उसके बाद फिर जो-सा है विरासत के असूल के तहत डिवाइड यानी कि होती है। सबसे पहले इनकी जो भी जायदाद है, टैडी साहब की मकूला, गैर मकूला, उसमें से वाजपात ले वाजबा लें। जो कर्ज़ था उनके अच्छा ऊपर जी, जो अब बनिश। दूसरे हम आते हैं कि ₹21,500 टैडी साहब हर महीने अपनी बेटियों को खर्चा भेजते थे, अपने इंतकाल से कबल। क्या अब ये खर्चा हमेशा के लिए रुक जाएगा या इसके लिए भी कोई लाहे-अमल है? देखिए, जो खर्चा देते थे, क्या आया, उनकी अपनी कोई तनख्वाह आती थी या रकम आती थी या कोई बैंक अकाउंट था, हुँ, उससे वो देते, या आया किसी फैमिली कोर्ट ने उन्हें डायरेक्शन दी हुँ। हुई थी कि आपने बच्चियों का खर्चा जमा कराना है, या वो अपनी मर्ज़ी से जमा करवाते थे। ये लायबिलिटी देखी जाएगी, अगर किसी कोर्ट का फ़ैसला है, जैसे नफ़के का केस वालदा ने जो इनकी बच्चियों की थी, हुँ। उसने जब खुला ली होगी, तो शायद खर्चे का भी केस किया हो। अगर तो वो कोर्ट डिग्री है, तो फिर कोर्ट डिग्री को इनके साथ जो इनकी रकम है, उसके तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा 18 ईयर्स, जब तक कौन देगा बच्चियों, सर ये कौन देगा? ये वो उनका जो बैंक अकाउंट है, उसको मिन्हा करके वो सिविल अगर कोर्ट बैंक फैम अकाउंट में कुछ भी नहीं है तो फिर तो मसला नहीं, फिर फिर नहीं वो दे रुक जाएगा। फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है, उसको उसके लिए उन्हें फ़ौरन ऑक्शन करके फिर उसे वो बेच के बोली लगाकर उसमें से निकाल कर, फिर क्योंकि ये जब तक बच्चियाँ बालिग नहीं होती, तब उस तक वक़्त तक पाबंदी रहनी रहनी। ठीक है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि अगर तो टैडी साहब का कोई ज़ाती अकाउंट था, तो उसमें से पैसे निकलेंगे और उन बच्चियों को 21,500 हर महीने मिलेगा। अगर फ़ोर्स पर टैडी साहब के नाम कोई अकाउंट नहीं है, कोई ऐसे पैसे सेविंग्स नहीं है, तो जो उनकी जायदाद है, उसको सेल आउट होगी और उन बच्चियों को हिस्सा मिलेगा। ऐसे ही है मैं इमरान एग्ज़ैक्टली, साहब मैं कुछ बिल्कुल जी। गलत बात तो नहीं, नहीं कर रहा? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। अच्छा जी, आप आते हैं जनाब जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब उन्हें 30 लाख रुपए का जो है एक गिफ्ट कह लें आप, चैरिटी कह लें वो दी है, डोनेशन, जी डोनेशन बिल्कुल। कह लें आप, वो दी है। क्या उसमें भी कोई हकदार है? देखिए, इसमें भी आपस में ये मिल बैठ के तय कर सकते हैं। ये विरासत नहीं, ये हुकूमत की तरफ से वेलफेयर के लिए एक सपोर्ट की गई है। अब इसमें उनका जो बड़ा भाई है, जो तारिक रैडी साहब का बेटा है बड़ा, और वो बच्चियों का बड़ा भाई, अब वो बाप की हैसियत से भी है।
तो अब उसने आपस में इन्होंने डिवाइड करना है। अगर ये डिसाइड कर लेंगे, अगर इस पे भी लिटिगेशन हो जाएगी तो फिर कोर्ट डिसाइड अच्छा सर, करेगी। अगर इमरान साहब जो उनको चेक दिया गया है टेडी साहब के बेटे को, अगर वो ये कह के दिया गया कि ये टेडी साहब की विरासत को दे रहे हैं, क्योंकि ये आप देखें कि इस्मा बेगम जो बच्चों के है, लिए। हाँ, इस्मा बेगम जो है मंज़िल यहाँ पे तब आई जब टेडी साहब का इंतकाल हो गया, उससे पहले इनको कोई नहीं जानता था इतना। तो क्या क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने तो ये टेडी साहब के बच्चों को दिया है, जी, बिल्कुल ठीक ऐसे है? ही। तो फिर मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ, इस हिसाब से बच्चों का हक है। बच्चों का हक है, और दूसरा वो तलाक हो गई हुई है तो वो तो क्लेम ही नहीं ना कर सकती। नहीं, नहीं, वो 30 लाख में बच्चियों का मैं बात कर रहा हूँ सर, बच्चियों का। बच्चियों का अब ये जो सोनू हैं, बड़े भाई हैं, इन्हें देखना पड़ेगा, लाज़मी उनका हक बनता है बच्चियों को, जो गवर्नमेंट ने तो बच्चों की कफ़ालत के लिए दिया है ना। तो बच्चियाँ जो चाहिए वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बजाय इसमें कि मेल बेटा जो 22 साल का है और वो 10 साल 12 साल छोटी उम्र की हैं बच्ची। अच्छा जी, अगर तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक आती हैं, तारिक साहब के नाम की प्रॉपर्टी भी निकल आती है जो उनके नाम पे है, अकाउंट्स भी निकल आते हैं, उसके बावजूद भी जो है तारिक साहब के जो बेटा जुनैद या बाकी इनके मेंबर्स जो हैं वो कोऑपरेट नहीं करते, तो क्या इस्मा बेगम कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकती हैं इनके खिलाफ? डेफ़िनेटली कोर्ट ऑफ लॉ में वो जाएँगी, वो करेंगी, उसके ऊपर स्टे भी लगाएँगे, जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल है, चाहे तो इमूवेबल इसकी है। कोई सज़ा भी है सर? सज़ा नहीं है, ये सिविल लिटिगेशन होती है, इसमें वो प्रूव करके वो लेकर वो दिया जाता है, यानी उनको उनकी हक जगह मिल। जितनी भी जगह सील हो जाएगी वो? हाँ जी, सील भी हो सकती है, मगर ये है कि उसमें फ़ीज़िबल हो जाएगा कि बिक नहीं सकेगी, उसके ऊपर स्टे लग जाएगा। बाकी वो रहेंगे जिस तरह वो सिलसिला चला, अगर कोई किराए की दुकानें हैं, किराया आ जी, रहा जी। है, वो किराया फिर अच्छा, अदालत में और जमा होगा, सबसे जो कुछ अहम ऐसी अहम प्रॉपर्टी। सवाल इमरान साहब जो अभी ज़हन में आया, क्या जो इस्मा तारक है, क्या वो अब इस कंडीशन में अपने अब तारक साहब के घर में जाकर रहाइश पज़ीर हो सकती है? बाप है उनका तो उनका हक तो नहीं, नहीं, बनता है। इस्मा तारक, बेटियाँ इस्मा तारक वो जो उनकी बेवी जो वालिदा, जी, जी। वो तलाक हो चुकी हुई? जी, जी। नहीं, वो तो नहीं ना, वो तो तलाक तो हो गया बच्चियाँ था। तो अभी छोटी हैं, तो बच्चियाँ अकेली रह सकती हैं जाके। हाँ जी, माँ बिल्कुल। के साथ नहीं रह सकती उस नहीं, घर में जाके। उस घर में उनका हक नहीं ना बनता वालिदा का, क्योंकि वो तलाक हो गई, तलाक। डिवोर्स हो गई, तो उसमें तो खत्म हो गया रिलेशन उनका। जी नाज़रीन, इमरान जावेद कुरैशी साहब ने बड़ी खूबसूरती से बताया जनाब, ये तमाम मैसेज उन लोगों के लिए भी है जिनके वालिदैन इस दुनिया से जाते हैं और उनको बाद में प्रॉपर्टीज़ के इश्यू होते हैं। तो इमरान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया कि इस्लाम क्या कहता है और हमारा कानून क्या कहता है। यहाँ पे एक चीज़ तो वाज़िह है कि अगर तो टेडी साहब के नाम कोई भी जायदाद है जो उनके नाम पे अभी भी स्टिल एग्ज़िस्ट करती है, तो उसमें इस्मा बेगम की बेटियाँ मुसफ़्फ़ा और मरवा कानूनी तौर पे हकदार हैं। और अगर तो कोई भी ऐसी जायदाद नहीं है जिस पे टेडी साहब का हक नहीं है, या टेडी साहब के नाम नहीं है वो, या कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है, फिर उनके ज़िम्मे कुछ भी नहीं है। फिर आपस में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही है कि जुनैद अपनी बहनों के लिए क्या करता है, क्या नहीं करता। इसके साथ ही अपने मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को और हमारे मेहमान इमरान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।